वो जो सब्सिडी बुक्स होता है वो हमारा बुक्स है यहाँ पे। अब सुनो, अब फीचर्स क्या होता है बुक कीपिंग का, एग्जाम में मोस्टली डिफरेंस पूछा जाता है इसका। तो फीचर्स क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे पहली बार, वो सब इन्हीं बुक्स में जाता है। सारे ट्रांजेक्शन, मान लो अगर तुम जनरल प्रॉपर एंटर कर रही हो, मान लो कोई, तो जनरल एंट्रीज में जाएगा उठा के, न सब्सिडी बुक्स में जाएगा, परचेज बुक में जाएगा, ऐसे बढ़ता है वो। अब बता, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्डेड, सिर्फ पैसे के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो पैसे में डील कर रहे हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग इज मेड इन अ गिवन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सेट ऑफ बुक्स जो आपको बताया मैंने, वो सेट ऑफ बुक्स है हमारा, ठीक है। हाँ, अब रिकॉर्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड बट प्रेफर्ड प्रेजेंटेड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। स्पेसिफिक पीरियड मतलब होता है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, अकाउंटिंग ईयर के लिए, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। साइंटिफिकली क्यों बोला है? क्योंकि ये हायरार्की में जाता है, ऑब्जर्वेशन में होते हैं, इसके थ्रू जाएगा यहाँ पे। अब अगला आता है डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस दोनों में। बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है? जो अभी हम इसमें पढ़ने वाले बुक कीपिंग पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे एट द एंड। बुक कीपिंग में क्या है देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू प्रिपेयर द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक। दूसरा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सेंटेन द फाइनल रिजल्ट एंड टू कम्युनिकेट विद द वेरियस पार्टीज। मीन्स यहाँ पे हम बात करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक, और बैलेंस शीट की बात करते हैं। और वहाँ पे हम क्या बात करते हैं बुक कीपिंग में, हम एंट्री जनरल एंट्रीज की बात करते हैं, लेजर की बात करते हैं, और बात करते हैं ट्रायल बैलेंस तक की। ठीक है। अब इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप, इट हैज़ अ वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप क्यों है? क्योंकि मेनली यहाँ इसको देखा जाता है, मेनली इस चीज़ को देखते हैं, कौन? बिजनेसमैन देखते हैं। अब लेवल ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड टू द क्लरिकल वर्क। ये कौन देखता है? क्लर्क करते हैं। एंट्री जो होती हैं वो कौन करता है? अकाउंट्स के सबसे लोवेस्ट सेक्शन, क्लर्क करते हैं। इट इज कंसर्न विद ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? कि भाई जब प्रॉफिट होगा तो हर एक लेवल का मैनेजमेंट देखा जाएगा ना। फॉर एग्जांपल, मैनेजर भी चेक करता है, सुपरवाइजर भी चेक करता है प्रॉफिट है कि नहीं, वो सब मतलब कि अकाउंटिंग हमारा मेन कंसेप्ट है। बुक कीपिंग तो भाई नॉर्मल है, ठीक है, बुक्स हम बना रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को। लेकिन जो रिजल्ट आता है एट द एंड, जो कि आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट से, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। वो कौन करता है? वो हाई लेवल, टॉप लेवल करते हैं, ठीक है। और वो कौन करता है? क्लर्क करते हैं। आप डिफरेंस बिटवीन देखो। और बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, सबसे पहला स्टेज है ये। क्योंकि भाई जब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, तो पहला ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज में होता है, तो इसलिए बोला गया प्राइमरी स्टेज। फिर इससे उठा के हम अकाउंटिंग करते हैं। पता है सारे डिटेल्स जुड़े हुए हैं। मतलब मान लो अगर पहला जर्नल एंट्रीज है, तो उससे बनता है लेजर हमारा, फिर इससे बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर इसके बाद बनेगा हमारा ट्रेडिंग, और फिर बनेगा हमारा पीएल अकाउंट, फिर बनता है बैलेंस शीट। तो भाई ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट फॉरमोस्ट पार्ट होता है, सबसे पहला सब, इसलिए बोलो प्राइमरी स्टेज बोला हुआ है। दूसरा, बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द हाई लेवल ऑफ नॉलेज। क्यों? जरूरत नहीं है भाई, इसको पता होना चाहिए भाई, नॉर्मल लेवल में एंट्री कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो पता होना चाहिए। लेकिन द अकाउंटेंट मस्ट हैव द हायर लेवल ऑफ नॉलेज। मीन्स उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस सेक्शन में जाएगी, किस हेड में जाएगी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि हम जब भी कोई एंट्री करते हैं, तो कौन सी एंट्री कहाँ पे पोस्ट करनी है, वो तुम्हें पता रहनी चाहिए। दूसरा आता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट डिपेंड्स अपॉन द बुक कीपिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है पता है? आगे बढ़ने पर एक चैप्टर है हमारे पे। मतलब जो अकाउंट्स जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो एक कुछ प्रिंसिपल बेस्ड होता है हमारा, उस पर हम रिकॉर्ड कर देते हैं उसको। ठीक है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक अलग चैप्टर है हमारा। अब देखो एडवांटेज क्या है इसका, अकाउंटिंग एडवांटेज क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। मीन्स तुम हर चीज़ याद नहीं रख सकते हम, प्रॉफिट कितना हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता चलता। एविडेंस टू कोर्ट। एविडेंस टू कोर्ट मतलब होता है, मान लो कभी भी कोई केस होता है, कुछ होता है सर्टन, तो वो हम दिखा सकते हैं अपने बुक्स को। असेसमेंट ऑफ टैक्सेशन लाइबिलिटी। अब टैक्स किस पर निकलता है हमारा? प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट पे। तो ये भी हम थ्रू अकाउंटिंग ही निकाल पाएंगे ना, इससे टैक्स बनेगा हमारा थ्रू अकाउंटिंग। कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब होता है, जब कोई बिजनेस चलता है तो डिफरेंट ईयर्स को, मान लो 2021, 2022 और 2023 को अगर कंपेयर करना, मीन्स पता करना है कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ है में है कि नहीं है, तो उसके लिए कंपैरेटिव स्टडी यही देता है, अकाउंटिंग देता है हमें। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा क्या?
अब सेल ऑफ बिजनेस, अब भाई जब बिजनेस बेचोगे तो उसकी वैल्यूएशन कहाँ से पता चलेगी हमें? नहीं, बैलेंस शीट से पता चलती है। जैसे मान लो जब बिजनेस जब बेचोगे, सब अपना बिजनेस तुम बेचना चाहते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कितना रुपए हमें कोट करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं और टोटल लाइबिलिटी कितनी है। जब डिफरेंस करोगे तो ये कंस्ट्रक्शन वैल्यू आती है हमारी, मतलब कितना तुम्हारे पास एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज को लेस करो तो डिफरेंस जो आएगा वो तुम्हारा कंसिडरेशन वैल्यू बनता है। ठीक। अब आता है असिस्टेंट टू द इंसॉलिड पर्सन। इंसॉलिड पर्सन मतलब क्या होता है पता है? इंसॉलिड पर्सन वो होता है जो डूब इन सेंस जो फाइनेंशियली खत्म हो गया, पैसा से कुछ नहीं है, तो उसको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? प्रूफ करने के लिए पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है। तो पता है हमारा बिजनेस कब बंद हो सकता है? कोई बिजनेस कब बंद हो सकता है? जब कोर्ट बोले कि भाई ये जो बिजनेसमैन है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो अंडर द लॉ उसको इंसॉल्वेंट होना पड़ता है। तो उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए? बुक कीपिंग अकाउंटिंग उसका प्रूफ होता है। हाँ, इंस्टॉलमेंट कैसे हुआ था वो, उसके पास कोई भी एसेट्स नहीं बचे, सब लाइबिलिटी में चला गया उसका, इसलिए। ठीक है। अब आता है असिस्टेंट टू वेरियस पार्टीज जो बताया था मैंने, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, पता है ना स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट, तो इनको भी जरूरी है। ठीक। फैसिलिटीज इन रेजिंग लोन, भाई कंपनी को लोन चाहिए फॉर एक्सपेंशन, तो लोन कैसे मिले? कोई प्रूफ तो चाहिए ना। आपको एक प्रूफ देना होता है बैंक को कि भाई हम एक गुड पर्सन है, गुड बिजनेस है, जो आपके लोन को चुका देंगे टाइम पे। तो उसके लिए क्या है, आपको अकाउंट शो करना पड़ेगा अपना, कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि हम जब बिजनेस लोन लेगा तो वो चुका पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब मीन्स हम बात करते हैं कि हम हमारे पास नेट वर्थ कितना है। नेटवर्थ का मतलब है कि एक्चुअल में हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये बोला फाइनेंशियल पोजीशन, नेटवर्थ की बात करते हैं। जितना ज़्यादा नेटवर्थ उतना गुड बिजनेस। लेकिन नेटवर्थ पता है नेटवर्क कैसे निकलता है? वर्थ, नेटवर्थ, जितना एसेट्स है और जितनी तुम्हारी उधारी माइनस कर दो, नेटवर्थ आ गया। सेम कंस्ट्रक्शन जैसा है वो। ठीक। नेटवर्थ, तो ये सब कैसे निकलता है? थ्रू अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब आता है लिमिटेशंस भी है कुछ, कुछ लिमिटेशंस है। तो पहली लिमिटेशन क्या है? सिर्फ हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कुछ और रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पैसों में, मनी में, जिन चीज़ को हम मनी में तौल सकते हैं, मनी मेजर कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, मतलब अब प्रेजेंट हमारा प्रॉफिट कुछ और है, हम ये नहीं बता सकते हमारा फ्यूचर प्रॉफिट इससे ज़्यादा इससे कम हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, बस हम एक ट्रैक रख सकते हैं अपने बिजनेस का। ठीक। हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब उतना नहीं कर सकते फोरकास्ट, वो नॉर्मल है। डिपेंड्स, अगर कोई अनसर्टेनिटी ना हो, कोई अनसर्टेनिटी फ्यूचर में नहीं हो तो भाई प्रॉफिट हो सकता है। कभी कदार ड्यू टू सम अनसर्टेनिटीज प्रॉफिट नहीं हो सकता है हमारा। ठीक है। अब आता है नो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। कभी कदार ये प्रॉपर डेटा हमें नहीं देता। पहला चीज़ विंडो ड्रेसिंग, एक वर्ड होता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है कि हम कभी कदार, जो अकाउंटेंट्स सब होते हैं ना, ये सब अपने बुक्स को, अपने अकाउंट्स के बुक्स को वो कर कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो इलीगल हो, जो शो करता हो कि हमारा प्रॉफिट बहुत है, इन रियलिटी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा हमारा। ये सब उसमें आता है। अब आता है पर्सनल बियास ऑफ अकाउंटेंट इफेक्ट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब क्या होता है पर्सनल बियास? मतलब कभी कदार अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एंट्रीज, कुछ ट्रांजेक्शन कर डालते हैं, कुछ अपने पॉइंट से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, तो उससे क्या होगा? उससे अकाउंटिंग खराब हुआ, हमारा बुक्स खराब हुई। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा खर्चा जो उन्होंने अपने ऊपर किया या फिर फर्म में किया, तो वो उसने एंट्री नहीं करी। जैसे मान लो ऑफिस में पार्टी हुई, जो खर्चा हुआ वो, हाँ मतलब मान लो अगर मान लो बिजनेस अलाउ नहीं करता, तब भी उन्होंने पार्टी वार्टी की, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर दी अपनी, तो एरर हुआ ना, ये गलत हुआ। वैसे नहीं करने चाहिए। अगर बिजनेस दे रहा है पार्टी तो उसे रिकॉर्ड करो, नहीं तो नहीं। ऐसा होता है, बहुत से केसेस में होता है, मिसलेनियस एक्सपेंस शो करते हैं हम लोग उसको, ये चीज़ बहुत लोग करते हैं। अरे मैं खुद ऑडिटिंग जाता था, जब ऑडिटिंग करने जाता था, ऑडिटिंग में ऐसे ही होता था कि ठीक है भाई मेरे को पार्टी दिया, मतलब हर महीने जाता था काम करने वहाँ पे, हर महीने एंट्री सेंट्रीज करता था, तो वहाँ पे पार्टी दिया, पार्टी इन द सेंस खाना पीना दिया, लंच वंच हुआ, तो उसका पैसा भी मैं बिल काटता रहा,
वाउचर काटता था, मिसलेनियस एक्सपेंस बोलता था मैं, तो वो सब शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ एरर होता है कभी कभार। अब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी कभी कभार हमें यहाँ पे मिलती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, अब गुड्स कहाँ से कैसे कैसे परचेज हुआ कुछ पता नहीं है, बस हमें पता है गुड्स परचेज हुआ ₹10,000 का, हमने कैश में एंट्री कर दी, ठीक है। लेकिन कहाँ से कितना, कहाँ से क्या होया, उसका रूट क्या था आने का हमारे ऑफिस तक, वेयर हाउस तक, वो सब नहीं होता इसमें। प्रॉफिट नो रियल टेस्ट ऑफ मार्जिन ऑफ मैनेजर परफॉर्मेंस। अब देखो प्रॉफिट तो आ रहा है, पर हमें ये प्रॉफिट से थोड़ी पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है कि नहीं है, एफिशिएंट है कि नहीं, उससे नहीं पता चलेगा। मान लो मैनेजमेंट आलसी है, पूरी पूरी आलसी है, मैनेजर सारे आलसी, बस वर्कर अच्छे हैं, सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी शो करता प्रॉफिट कि भाई वर्कर ने अच्छा काम किया तो मैनेजर कम कम काम किया, नहीं शो करता। इट जस्ट शोज प्रॉफिट, ठीक। हिस्टोरिकल नेचर क्या है, अब सुनो, जितने भी इसमें एसेट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल बेस पे रिकॉर्ड होते हैं, मतलब एसेट जितने का खरीदा गया वो रिकॉर्ड होता है। मान लो तुमने लैंड खरीदा, 10 लाख का लैंड खरीदा, तो 10 लाख रिकॉर्ड होगा वहाँ पे। हाँ, अब उसके ऊपर अब लैंड की वैल्यू बढ़ती रहती है ना, तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, 10 लाख का 10 लाख शो करेंगे हम। तो इसलिए इसको बोला हिस्टोरिकल नेचर होता है। अब देखो ये वर्ड आ गया विंडो ड्रेसिंग, जो बताया था मैं, विंडो ड्रेसिंग इन बैलेंस शीट। दिस मीन्स कि यहाँ पे कोई भी बैलेंस शीट में डेटा जो होता है उसको मैनेजमेंट या फिर अकाउंटेंट चेंज कर देता है। तो इससे क्या लगता है हमें कि भाई बिजनेस बहुत अच्छा है, एसेट्स बहुत है, लायबिलिटी बहुत कम है, बहुत अच्छी है। ये एरर होता है, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। कभी कभार झूठ भी बोल सकते हैं ये, ठीक। अब आता है टर्म यूज इन अकाउंट। आप देखो ये ध्यान से पढ़ो, जो टर्म्स पढ़ोगे अकाउंटिंग के टर्म्स है, जो तुम्हें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। पहला आता है एंटिटी। एंटिटी मतलब होता है एक तरह से एक बिजनेस, अलग बिजनेस, मतलब ये बोलना चाहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। सर ने बताया होगा ये, है ना। एंड एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या है ये, वो यूनिट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो और मारुति और टिस्को, ये सब क्या है, सब प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, ठीक, कुछ अर्न करने के लिए काम कर रही है, इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको बोलेंगे एंटिटी। मीन्स एंटिटी बिजनेस से, बिजनेसमैन और एंटिटी अलग अलग वर्ड्स होते हैं। हम कभी बिजनेसमैन को बिजनेस नहीं बोलेंगे, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, दोनों एक नहीं होंगे। अब देखो दूसरा आता है अकाउंट। अकाउंट क्या है, इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस relating to the particular head. It records not only the amount of transactions but also reflect the direction of the account. मतलब अकाउंट मतलब तुम किसी भी सर्टेन पर्सन का अकाउंट बना रहे हो, मालूम मैं बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट, ये अलग लेजर्स होते हैं, उसकी बात करें। मशीनरी अकाउंट बनाया तो इसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा मैं, वो सब रिलेटेड होंगे मशीनरी से। उसमें वो भी होता है कि मशीनरी कब खरीदी है, कब बेची है, प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन कितना लगा, सब इसमें एंट्री होती है उसमें। तो एग्जांपल है अकाउंट क्या है, इट्स जस्ट अ समरी ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एक साल का पूरा समरी होता है हर एक अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब अगला आता है हमारा क्या, एंट्री क्या होती है। एक एंटिटी पढ़ा हमने, दूसरी एंट्री वर्ड। एंट्री क्या है, एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। मींस कोई भी ट्रांजैक्शन जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स के अंदर, उसको हम बोलेंगे एंट्री। ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, वो चीज़ें, वो ट्रांजैक्शंस, वो इवेंट्स जो हमारे कंपनी के रिलेटेड हो और मॉनेटरी टर्म में हो, ठीक है, मनी के टर्म में हो, और हमारे कंपनी से रिलेटेड हो, हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड ₹10,000 फॉर ₹10,000 मीन्स हमने गुड्स बेचा ₹10,000 का। परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000। इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, ये एग्जाम्पल है ट्रांजैक्शंस के। और जब इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तब वो क्या कहलाता है, एंट्री, ठीक। आप बता ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा ना भी ट्रांजैक्शन होता है। अब ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, हम कब कब किसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे वो पढ़ेंगे इसमें। इट इज अ फाइनेंशियल हैपनिंग एंटर्ड इनटू और बाय टू और मोर विलिंग पार्टीज। वो ट्रांजैक्शन जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। मींस अगर मैं कोई गुड्स परचेज कर रहा हूं, दैट मींस कोई पर्सन बेच भी तो रहा है, तो दो पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। पहला क्लियर, दूसरा सुनो,
इट अफेक्ट्स चेंज इन द एसेट्स लाइबिलिटी और नेटवर्थ अकाउंट। सुनो, दो कंडीशन, हमारा एसेट बढ़ता है या तो लाइबिलिटी बढ़ती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सुनो, एक होता है फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट, हमने मशीनरी खरीदी है क्रेडिट पे, उधार पे, तो अकाउंट एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो देखो ये तो हमारा एसेट हुआ और ये हमारा लाइबिलिटी हुआ। तो ये क्या होता है, ये इफेक्ट दो जगह आता है। अभी पढ़ोगे इसको, डबल एंट्री सिस्टम होता है इसके अंदर, हमेशा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे होते हैं, इसमें भी दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक अकाउंट जो मेरा एसेट का है वो बढ़ रहा है, लेकिन लाइबिलिटी भी साथ में बढ़ रही है मेरी, ठीक है, दोनों चीज इंक्रीज हो रहा है। अब इट इज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन जर्नल, ठीक है, पहली एंट्री कहाँ होती है हमारी, हमेशा जर्नल एंट्री में होती है, एंड देन पोस्टेड इनटू द लेजर। एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर सेल्स ऑफ गुड, परचेज ऑफ गुड, रसीद। तो पहली एंट्री कहाँ पे, जर्नल में, फिर सीधा लेजर में। पता है लेजर क्यों बनता है एक साथ में, पता है, जर्नल ऐसे पोस्ट किया, फिर पैरेलली तुम्हें लेजर बनाना पड़ता है साथ में। इससे फायदा क्या होता है कि हमें हर एक पर्सन का ट्रैक रहता है, हर एक अकाउंट्स का ट्रैक रहता है। मशीनरी का ट्रैक है, कितना मशीनरी आई, कितने की आई, वो सब लिखा होता है लेजर के अंदर। लेजर मीन्स हम स्पेसिफिकली हर अकाउंट को अलग अलग बना रहे होते हैं, और जर्नल में हम सबकी एंट्री हायरार्किकल वे में करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब डेट वाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर। आप पता है प्रोपराइटर कौन है, तुमने वर्ड सुना होगा प्रोपराइटर, सुना कभी? प्रोपराइटर कौन होता है? मालिक होता है, वो तो ओनर कहलाता है। मान लो मैंने शेयर्स में पैसा लगा तो मैं ओनर कहलाऊंगा उस कंपनी का। लेकिन प्रोपराइटर कौन है? इज अ पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क। कौन है? वो पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है और सारे रिस्क उठा रहा है, एंड द रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस, एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट। अब देखो प्रोपराइटर कौन, जो बिजनेस स्टार्ट किया। अगर शेयर्स के पैसे थ्रू लगा तो तुम भी ओनर कहलाओगे, ओनर ऑफ कंपनी कहलाओगे। लेकिन प्रोपराइटर कौन, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जो बिजनेस रन कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है उसमें। ठीक। अब दूसरा आता है हमारा, क्या है तो क्या समझाओगे? अ पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। रिवॉर्ड्स मीन्स प्रॉफिट। अब अगला देखते हैं, डेटर्स क्या होते हैं। ये वर्ड ध्यान से पढ़ना, डेटर्स क्या है? Debtors is a person or a firm or a company which owes amount to enterprise on an account of credit sale of goods and services. For example, कंपनी ने, मैं बोल रहा हूँ कंपनी ने, एक पर्सन है जो कि है ए, इसको गुड्स बेचा 10-20 हज़ार रुपए का, किस पे? क्रेडिट पे बेचा है मैंने, मतलब मैं कंपनी हूँ, मैं ओनर कंपनी का, मैंने गुड्स बेचा है किसको? ए को, ऑन क्रेडिट बेसिस मीन्स उधार पे। तो वो मेरे लिए क्या बनेगा? डेटर बनेगा। ध्यान रखना, जिसको हम गुड्स बेचते हैं उधार पे, डेट इज कॉल्ड डेटर्स, और जिनसे हम गुड्स उधार पे लेते हैं डेट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, दोनों का अलग कंसेप्ट है। जो डेटर्स होते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, वो हमारे लिए एसेट होता है। ठीक, हम उसको एसेट साइड लिखते हैं। अब द अमाउंट ड्यू टू हिम इज कॉल्ड डेथ। डेथ मीन्स उधारी, उस जो पैसा उसको दिया, उधारी लेना है उससे हमें, उसको कहेंगे डेथ। हम बी साइलेंट होता है। ठीक। The amount due to the person as per the books of the account is called book debts. अब book debts क्या है? सपोज करो हम हर साल किसी को उधारी गुड्स बेच रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा हमें चुकाता है, फिर डेट कर लेता है। तो बुक्स में जो एंट्री होती है डेटर्स की, डेट इज कॉल्ड बुक डेट्स। बुक के अंदर जो डेट्स शो होगा, बुक मीन्स बैलेंस शीट के अंदर। ठीक, बुक डेट्स कहलाता है, अलग अलग वर्ड्स हैं इसके। अब आता है वर्ड ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स सर ने बताया कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, वैसे वो मत सोचो, वो भाई लाइन पढ़ना मत पढ़ो, ट्वेल्थ में जाके देखो पूरा पूरी बुक भरी पड़ी है, पूरा कंसेप्ट भरा हुआ है ड्राइंग्स का मतलब का है। ड्राइंग्स मतलब है जो पैसा प्रोप्राइटर निकाले, ओनर निकाले अपने खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए। जैसे मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैंने 20 हज़ार रुपये अपने ऑफिस से निकाला फॉर आ पर्सनल एक्सपेंस, तो वो जो एक्सपेंस कर रहा हूँ डेट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और जो 20 हज़ार निकाला मैंने, वो क्या कहलाएगा? डेट विल कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है, अब पढ़ो। It is the amount of money or the value of goods which a proprietor or partner takes for his domestic or a personal use. किसके लिए? डोमेस्टिक और पर्सनल यूज, अपने घर के काम के लिए या तो अपने लिए। आप देखो इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो इनकम टैक्स है। अगर इनकम टैक्स पे किया तो वो क्या है?
पता है? इनकम टैक्स पे इनकम भी लगता है, और इनकम किसकी होती है? एक पर्सन की। तो इनकम टैक्स अगर बिजनेस से पे कर रहा है तो डेट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। वहीं पे अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा है अपने लिए, ठीक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा है अपने लिए, तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स। जो भी खर्चा अपने ऊपर करे, पर्सनल यूज करे, वो सब ड्राइंग्स हमारे हैं। ड्राइंग्स रेड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट। अब सुनो, ड्राइंग्स कहाँ से लेस होता है पता है? ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से लेस होता है। जब हम पढ़ेंगे ना, ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा ये, कि ड्राइंग्स कहाँ से लेस होता है। तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से लेस होता है। क्लियर? अब दूसरा सुनो, इट अपेयर्स ओनली इन द अकाउंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म। कहाँ पे होता है? दो ही फर्म में। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है जहाँ पे एक ही पर्सन होता है, प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूँ मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूँ, एक बिजनेस, जो बिजनेस चला रहे पर्सन। फिर आता है पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे 3-4 पार्टनर्स होता है। ये भी, अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, 12th में पूरा बुक भरी पड़ी, एक पूरी बुक पार्टनरशिप पे। इसमें क्या होता है कि 2-3 पार्टनर्स होते हैं जो वो भी ड्राइंग्स करते हैं, अकाउंट्स अपने पैसे निकालते हैं फर्म से एज अ ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज। तो उसमें होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दो जगह होता है ड्राइंग्स, भाई कहीं नहीं होता। और ये दोनों ही तो इंपॉर्टेंट है। अब बता परचेजेस क्या होता है? परचेजेस क्या है? परचेजेस वो सब चीजें हैं जो बिजनेस, जिसमें ट्रांजैक्शंस कर रहा है, जिसमें बिजनेस करते हैं। मान लो अगर मैं एक बाइक भी बेच रहा हूं, तो बाइक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई परचेज। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? द टर्म परचेज इज ओनली यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स कौन से होते हैं? देखो, गुड्स आर दोज आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेल और द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विच आर यूज टू बी सोल्ड। क्या बोले हैं? वो गुड्स जो रीसेल के लिए हैं, दूसरा वो गुड्स जो अगला गुड्स बनाने के काम आता है। रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ परचेज, इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। कुछ पैसा हम कैश में खरीदते परचेस करते हैं, कुछ हम उधारी पे खरीदते हैं। जब उधार पे खरीदेंगे, दूसरा पर्सन क्या बन जाएगा हमारे लिए? क्रेडिटर। जब उधार पे देते हैं तो डेटर कहलाएगा, वही ध्यान रखना ये सब चीजें। अब आगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब टर्म्स है जो तुम्हें आना चाहिए। अब डेप्रिसिएशन क्या है? अब सपोज करो तुम एक कार खरीद के लाती हो घर अपने, ठीक है, कार खरीद के लाती हो, कार खरीदा, कार के 10 साल हो गए, जब मान लो 2 साल हो गए कार के, तुमने कार 10 लाख में खरीदी थी, तो क्या कार सेम रेट में बिकेगी 2 साल बाद? क्यों? वही कार जो तुम्हारे पास कार है, क्या तुम उसी को 10 लाख में बेच सकते 2 साल बाद? क्यों? वैल्यू घटेगी। क्यों घटती है? क्योंकि तुमने उस कार को चलाया है, उसका मशीन्स के पार्ट घिसे हैं, तो उसके से क्या हुआ, उसकी वैल्यू घट गई। तो क्या बोलेंगे इसको हम? हाँ, नहीं, न्यू का नहीं, वही डेप्रिसिएशन तुम्हारी जो कार है। सो डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ यूसेज और द पैसेज ऑफ टाइम। क्या होता है? यूसेज से और पैसिव टाइम से, मीन जब तुम यूज करी वो और 2 साल बीत के, उसका भी डिप्रेशन लगता है हमारा। और ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस क्या होता है? मतलब कि खराब हो गया, मतलब आउटडेट हो गया है वो। मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेट जब हो जाती है तो वो डिप्रेशन में जाती है। और एक्सीडेंट, ये सब रीजंस होते हैं डिप्रेशन के। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? देखो, डिप्रेशन के 3 नाम होते हैं जो हम पढ़ाते हैं। डिप्रेशन जो सबसे सिंपल बस डेप्रिसिएशन ही है। इसका एक नाम, मीनिंग मतलब होता है, सिंपल वन मीनिंग बोल दो, डिक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टीयर। ठीक है, इसके नाम बताओ क्या क्या होता है? इसका नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। एक ये नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, और दूसरा नाम होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। ठीक, ये दो नाम याद रखो अभी के लिए। वैसे तुम्हारा डिप्रेशन वर्ड चलेगा, इस पर पूरा एक चैप्टर है, पूरा पूरा एक चैप्टर भरा पड़ा है, जो सब बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिन वही लगता है। तो रेडी रहो पढ़ने के लिए। वैसे कठिन नहीं होता, समझने पे है वो, क्योंकि इसमें तुम्हारा फर्स्ट हाफ में उसको किया जाएगा कवर। अब आता है टर्म यूज। अब ये क्या है हमारा? परचेज रिटर्न क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा था? परचेज पढ़ा था। परचेज जो हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज रिटर्न क्या है? जो हम गुड्स वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? गुड्स परचेज मे बी रिटर्न ड्यू टू एनी रीजन, से दे आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन और आर डिफेक्टिव। क्या होगा? या तो डिफेक्टिव है, या तो वो तुम्हारी क्वालिटी के नीचे है, तो उसको तुम वापस करते हो, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न आर टर्म्स एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड।
तो याद रखना इसके दो नाम होते हैं, एक होता है परचेज रिटर्न, दूसरा होता है हमारा रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर? चलो अब देखो, अब आता है सेल्स क्या होता है। सेल्स, अब सेल्स आता है जो हम गुड्स, फिनिश गुड्स हम बेच रहे हैं। अब यहाँ क्या बोलेंगे, दिस टर्म इज यूज फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट बाय द एंटरप्राइज। मीन्स मान लो एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो आप बाहर से पार्ट्स लाती है, अलग अलग जोड़ती है, असेंबल करती है, जो पार्ट्स खरीद के ला रही है डेट इज कॉल्ड परचेज, लेकिन जो बाइक बेच रही है डेट इज कॉल्ड सेल्स। तो क्या बोला गया, वो गुड्स जो इंटरप्राइज बेच रहा है, जिसमें वो डील करता है, ठीक है, बाइक में डील करता है वो। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, ठीक है, उधार पे और कैश में, दोनों में। उस सेल्स है हमारा, ठीक है, जिसमें हम बिजनेस हम कर रहे हैं, ठीक। वन टाइम नहीं होता है, रेगुलर नेचर में होता है, रेगुलर होता है। When goods are sold for cash, they are called cash sales. When the goods are sold and payment is received in the later days, they are called credit sales. ऑन द स्पॉट पैसा मिल गया, that is called cash sales, और उधार पे बेचे तो हमने credit sale। अब आया सेल्स रिटर्न और सेल्स इनवर्ड क्या है हमारा। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड मीन्स जो हमने गुड्स बेचा वो हमारे पास वापस आया, तो इट मीन्स गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय द परचेजर, ठीक। गुड्स हमने जो बेचा वो वापस परचेजर ने हमसे हमें वापस कर दिया। दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स इन, आना, आउटवर्ड मीन्स जाना। परचेज वो जो होता है परचेज रिटर्न, वो होता है रिटर्न आउटवर्ड, और ये होता है रिटर्न इनवर्ड, ठीक। अब डिस्काउंट क्या होता है, अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स इज डिस्काउंट। याद रखना, डिस्काउंट कोई भी मान लो ये फोन है, 10,000 का फोन है, इस पर बोले 10% डिस्काउंट है, तो जो 10% है 1,000 मेरा, वो हमारा क्या है, डिस्काउंट कहलाएगा। अब ध्यान रखना, डिस्काउंट जो है हम वो शो करते हैं बुक्स में, मैं बोल रहा हूँ शोन इन बुक्स, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इट इज अ डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि भाई गुड्स की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, ठीक है। अब सुनो, सपोज करो मैं नया नया सेलर मार्केट में आया हूँ बेचने के लिए गुड्स, और मेरे साथ कंपटीशन बहुत सारे अदर गुड्स बेच रहे हैं, मतलब मैं गुड्स बेच रहा हूँ और 10 लोग भी बेच रहे हैं। अब मेरे को उनके साथ कंपटीशन करना है, तो जब मैं गुड्स को बेचूंगा ना, किसको, बायर को। बायर कौन होगा, जो कंपनी वाला कोई है, तो उसको मैं ट्रेड डिस्काउंट पे दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरे सेल्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बेस होता है ये, ठीक है, क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है, दोनों ही है, ठीक, दोनों ही आता है ये। तो ये चीज़ हम नहीं शो करते हैं, नॉट शोन इन बुक्स। अभी जब एंट्रीज करोगे तो पढ़ पाओगे ये, शोन इन बुक्स। अभी थ्योरी है तुम्हारा पहले 2 चैप्टर्स। अब आता है कैश डिस्काउंट क्या होता है। इट इज अ डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और टाइमली पेमेंट। याद रखना, वर्ड कैश है, तो कैश डिस्काउंट मतलब होता है, देखो दो कंडीशन। मान लो मैंने ये फ़ोन खरीद रहा हूँ, ये फ़ोन मैंने ऑन द स्पॉट कैश में खरीदा, तो जब मैं कैश में खरीद रहा हूँ तो मुझे जो सेलर है मुझे कुछ परसेंट डिस्काउंट दे सकता है, ठीक, कुछ परसेंट डिस्काउंट कैश में लेंगे तो, ठीक, क्लियर और डिस्काउंट दे सकता है वो, उसके ऊपर है, पर जरूरी नहीं है कि दे ही देगा, दे सकते हैं वैसे, मोस्ट लोग देते हैं कैश डिस्काउंट। अब दूसरा सुनो, मान लो उसने मेरे को टाइम लिमिट दिया कि भाई आप हमें 2 मंथ में पैसा जमा करो, फिर मैं उसके पास चला जाऊँ 1 मंथ में पैसा जमा कर दूँ, तब वो डिस्काउंट दे सकता है। तो क्या बोला, टाइमली पेमेंट या फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट, पहले ही अब पेमेंट कर दिया तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो ये भी हमें बुक्स में दिखाना होता है, ये क्या है, इट इज शोन इन बुक्स। तो जो होगा ना तुम्हारे में, तो हमें ये और ये बहुत आएगा, ये दोनों टर्म्स। तो ट्रेड डिस्काउंट निकालो, उसे शो नहीं करते हम, लेकिन हम कैश डिस्काउंट शो करते हैं, ठीक। अब आता टर्म यूज इन अकाउंटिंग, कैपिटल है हमारा भी। अब आता है हमारा टर्म यूज इन, अब देखो कैपिटल क्या होता है। कैपिटल है इनिशियल पेमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंपनी। मतलब जब तुम बिजनेस स्टार्ट करो, जो पैसा तुम लगा रहे हो कंपनी में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। वर्ड याद रखना, कैपिटल क्या, इट मीन्स द अमाउंट, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। मतलब देखो, जब तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो मानो सपोज करो तुमने अपना कंप्यूटर बिजनेस में लगाया, मतलब फॉर द यूजिंग पर्पस, और तुमने 1 लाख रुपए कैपिटल वो लगाया, कैश लगाया, तो इन दोनों को मिला के हम कैपिटल बोलेंगे कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखो,
विच द प्रॉपर्टर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, क्या चीज, वो सारी चीजें जो प्रॉपर्टर ने बिजनेस में लगाया है, एंड कैन क्लेम फॉर इट, मीन्स इसके एसेट्स की बात कर रहे हैं, ये दोनों बिजनेस का है, मतलब एक बिजनेसमैन का है, प्रोप्राइटर का है, कंप्यूटर भी है, 1 लाख रुपए भी है। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर। अब लाइबिलिटी क्यों बोला गया है इसको, देखो मैंने क्या बोला था, ओनर जो बिजनेसमैन है और बिजनेस अलग अलग होता है। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, सो दैट मीन्स मेरे लिए वो मेरा एसेट है, लेकिन बिजनेस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरे लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके पास वो पैसा किसी और ने दिया है उधार पे, सिर्फ बिजनेस चलने के लिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइबिलिटी है, लेकिन फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एसेट। ठीक, उस पर मेरा हक है, आई ओ इट। नेक्स्ट, इट इज बिकॉज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, देखो बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट क्या बोलता है, ये ही तुम पढ़ोगे कंसेप्ट आगे, ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। अब वर्ड आता है कैपिटल, क्या होता है हमारा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है, इस पे पूरा बेस एक चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसको अभी रहने दो, लिखो मत, भेज दूंगा मैं। अब बता गेन क्या होता है, गेन का दूसरा नाम प्रॉफिट होता है। अब सुनो, इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस सच एज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट एट मोर देन देयर बुक वैल्यू, गेन में बी ऑपरेटिंग गेन, नॉन ऑपरेटिंग गेन। अब सुनो, अब गेन क्या है, अब मान लो तुम्हारे पास एक मशीनरी रखी है, ठीक, जिसकी वैल्यू 10,000 थी, अभी करंटली बुक वैल्यू 10,000 है, तुमने उसको बेचा मार्केट में, मार्केट में किसी को बेच दिया 12,000 में, तो तुम्हारा कितना फायदा हुआ, 2,000 का फायदा हुआ, दैट इज कॉल्ड गेन। गेन किसी फॉर्म में हो सकता है, ऑपरेटिंग भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। ऑपरेटिंग मीन्स जो तुम बिजनेस करो जिसमें, उस पर बेस पे गेन हो सकता है, और जिसमें तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो उस पर भी गेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मशीन हमारे कंपनी में थी, हमने उस मशीनरी को बेचा, 2,000 का फायदा हुआ, तो वो भी हमारा उसमें वो आता है नॉन ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग मीन्स जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरा बाइक बेचने का बिजनेस था, तो बाइक पे जो प्रॉफिट होगा, जो पैसा कमाऊंगा, दैट इज कॉल्ड गेन। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट है वो पैसा जो, मान लो मेरे को ये फोन बनाया, इस फोन को बनाने में मेरे को लगा 5,500 रुपए, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, इसका रॉ मटेरियल, लेबर, और तुम्हारा जितना कैपिटल, इंटरेस्ट, सब कुछ में ऐड हो गया, कॉस्ट उसको बोलते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूट एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड आर्टिकल्स, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। सिंपल सी बात, बहुत टेक्निकल वर्ड इसमें, सिंपल, इट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, सिंपल से ये पढ़ लो, फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट। ठीक, चलो, अब क्रेडिटर्स क्या होता है, अभी बताया था मैंने, जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं। क्रेडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म और अ कंपनी टू whom द एंटरप्राइज ओन्स अमाउंट ऑन अकाउंटेबल ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मींस हमने उनसे परचेज किया उधार पे, तो हमारे लिए क्या बन गया वो, क्रेडिटर, जिसको हम उधार पे बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। ठीक है, एसेट्स क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आता है, एसेट, व्हाट इज एसेट, तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और अ बिजनेस, मींस जो भी चीजें यहाँ पे है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये और वो सब मेरा एसेट है मेरे लिए, क्यों, मैं इसको ओन करता हूँ, मींस मेरा ही है ये सारा। ठीक है, टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच, अब हर चीज का प्राइस है, मैं हर चीज ओन करता हूँ, क्यों ओन करता हूँ, उसका प्राइस है, तो मैं ओन कर रहा हूँ, जिसको हम वैल्यू मनी में हम नाप सकें। ठीक, इन अदर वर्ड्स आई थिंक विच कैन इनेबल द फर्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर, मतलब ये वो हर चीज है जिसको मैं बेचूं तो मुझे कैश मिलेगा मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो कुछ होते हैं कुछ अलग एसेट्स होते हैं। ठीक है, कुछ एसेट्स होते हैं, गुडविल हो गया, टैंजिबल, ये एसेट हो गया, जो गुडविल होता है वो भी एक पार्ट का एसेट है, पर हम दिखता नहीं, वो इनटैंजिबल एसेट है। एसेट्स के भी 2 पार्ट हैं, एक होता है इनटैंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, एक होता है टैंजिबल जिसको हम देख सकते हैं। इसमें आता है प्लांट मशीनरी, इसमें आता है गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट आता है। तो ये सब तीनों भी एसेट्स होते हैं हमारे। मान लो मेरे पास पेटेंट है कि मेरे पास 3 ही कैमरा होना चाहिए, तो अगर किसी और को बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई मुझसे पेटेंट खरीदो, तो एसेट नहीं हुआ मेरे लिए। तो मैं जो चीज़ इन फ्यूचर बेच सकूँ, जिसको कैश में बदल सकूँ, दैट इज कॉल्ड एसेट। क्लियर, और कैसे बताओगी, कोई पूछे व्हाट इज एसेट, तो क्या बोलोगी,
एसेट्स आर द प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स, लीगल राइट्स मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये तीनों, ठीक है, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस टू विच money value can be attached. In other words, anything which enables the firm to get cash or a benefit in the future. Clear? Bad debts क्या होते हैं? हमने डेट सुना, डेट क्या था? उधारी जो हमने किसी को दिया हुआ है. बैड डेट मतलब वो उधारी डूब गई मेरी, मुझे किसी से 10,000 रुपये लेना था, उसने दिया ही नहीं पैसा, तो वो क्या हुआ? बैड डेट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं यहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मेरे बैड डेट्स बहुत होते हैं, हर साल होते हैं बैड डेट्स. कैसे होते हैं? मान लो किसी से फीस लेना था, लेते लेते भूल के नहीं दिया. जो वो क्या है, वो जिसमें मैंने काम किया, मैंने इन्वेस्ट किया, काम करा उस पर, वो पैसा नहीं मिला, तो बैड डेट खिला. सेम वे कंपनी ने मान लो किसी को कोई भी सामान गुड्स बेचा उधारी पे, अब क्या हुआ? तो उसने पैसा ही नहीं दिया, बैड डेथ हुआ. तो हर जगह बैड डेथ, हर कंपनी में बैड डेथ होना नॉर्मल सी बात है. तो उसके लिए एक प्रोविजन बनाते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारे इतना रुपए डूबने वाले हैं. सेम हर बिजनेस बनाता है. क्यों? जितनी भी एंटीसिपेटेड लॉस होता है, वर्ड याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं? एंटीसिपेटेड लॉस होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. तो उसके लिए प्रोविजंस बनता है. अगर तुम कोई बिजनेस चलाओगी, तुम किसी को सामान उधार पे बेचोगी, तो तुम अपने माइंड में रख लोगी कि भाई मेरे कुछ पैसा डूबने वाला है. तो उस वक्त जो कुछ पैसा डूबने वाला है ना, उसको हम बुक्स में लिखते हैं एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ्स. ठीक है, ध्यान रखना. बैड डेथ्स क्या है? बैड डेथ जो पैसा डूब गए. और डाउटफुल डेथ्स का होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ, जो पैसा हमारे लगता है कि डूब सकता है. ये ध्यान रखना. और ये किस पे निकलता है? बैड डेथ के ऊपर निकलता है, टोटल बैड डेथ पे निकलता है. अब सुनो, इट्स अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल. इररिकवरेबल मतलब पैसा हम वापस नहीं ले पा रहे हैं. इट इज अ बिजनेस लॉस. बिजनेस लॉस क्यों है? क्योंकि तुम उसमें काम कर रही हो, तुम बाइक बेच रहे हो, किसी उधार बाइक बेचा, उसने पैसा दिया नहीं, तो बैड डेथ कहलाएगा वो. अब अब ये क्या होता है? देखो, इसको डेबिट में लिखते हैं हम लोग, डेबिट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में. क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये क्या है? लॉस है हमारे लिए, इसलिए डेबिट में लिखा गया. ठीक है. अब आता है इंस्टॉलमेंट पर्सन. क्या होता है ये बताया था हमने. इंस्टॉलमेंट कौन है? इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजिशन टू पे द डेट्स. मतलब भैया डूब गया. कैसे डूब गया? वो इंस्टॉलमेंट हो गया. क्यों? अब देखो, इंस्टॉलमेंट होने के लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कि कोर्ट डिक्लेयर करेगा भाई पर्सन इंस्टॉलमेंट है कि नहीं, अपने आप ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है. कितना बचा अभी हमारा? टर्म्स हैं अभी. एसेट्स हमने बता दिया, एसेट्स क्या है, रिपीट हो गया ये. लाइबिलिटी क्या होती है? सो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट विच अ बिजनेस ओन टू आउटसाइडर. मीन्स वो पैसा जो हमारे लिए उधारी है, हमें किसी और को पैसा देना है. तो बोला है विच बिजनेस ओन्स टू आउटसाइडर, मतलब बाहर वाले देना, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी. एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग द प्रोप्राइटर्स. ये तो एक्सेप्ट प्रोप्राइटर्स में जो इन्होंने वो पैसा लगाया ना, कैपिटल लगाया, इसको छोड़ के सारा पैसा लाइबिलिटी होता है. एग्जाम्पल में क्या है? लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मान लो तुमने कोई सा लोन लिया, डिबेंचर्स लिया है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है. करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जो तुम्हें एक साल के अंदर चुकाना होता है, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज. दिस कैन बी एक्सप्रेस एज लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल. याद रखना, ये हमारा इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट, सॉरी लाइबिलिटी. ये होता है हमारा, इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है. अभी बस हम इतने रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो बाकी मैं समझाऊंगा. वैसे हमारा अगला चैप्टर था ये वाला. ठीक है, इसको मैं अपलोड भी करूँगा.